हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मेरे क्लास 9 के प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 10th में। क्लास 10th में आने के बाद आपको कमर कस के पढ़ाई करनी है साल भर। सो आई होप आप सभी रेडी हो। तो एसएसटी का सबसे पहला चैप्टर सिविक्स में हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। आई नो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को एसएसटी काफी बोरिंग लगता होगा, लेकिन लेकिन इस वीडियो को एंड तक देख लेना। ये चैप्टर कैसे हम खत्म कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और बहुत आसानी से सारे टॉपिक्स आपके माइंड में बैठ जाएंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर का आपका जो नाम है पहला, वो है पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, पावर शेयरिंग होता क्या है। फिर दो डिफरेंट कंट्रीज के बारे में हमें जानना है, यानी उनके केस स्टडी के बारे में जानना है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि पावर शेयरिंग का क्या जरूरत है कि नहीं, किसी भी कंट्री में पावर को शेयर करने का क्या जरूरत होता है। और सबसे लास्ट में हमें चैप्टर में पढ़ना है कि कितने डिफरेंट तरह से पावर को शेयर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक से हम लोग समझते हैं कि पावर शेयरिंग क्या है आपका। जैसा कि पहले होता था, किसी भी एक रीजन में राजा यानी कि रूलर जो होता था उसी के पास सारे पावर्स होते थे। यानी वही रूलर लॉ बनाएगा आपका, वही रूलर उस लॉज को इंप्लीमेंट करेगा, या किसी एक ऐसे इंसान जिससे कोई गलती हो गई तो सजा देने का भी काम उसी के पास होता था, यानी कि पावर्स उसके पास होते थे। यानी कि सारे पावर्स एक सिंगल पर्सन के पास ही था। पावर शेयरिंग जबकि क्या कहता है, जितने भी पावर्स है वो डिफरेंट लोगों के बीच में बंटने चाहिए। ठीक है, दिस इज पावर शेयर। अब आइए हमें दो कंट्रीज यानी कि बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में जानना है कि ऐसा बेल्जियम और श्रीलंका में क्या हुआ था जिसके मदद से हम लोग जानेंगे कि पावर शेयरिंग क्या जरूरी है कि नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग के पास जो कंट्री आता है वो है बेल्जियम। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक बहुत छोटा सा कंट्री है जो कि लोकेटेड है आपका यूरोप में। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है बेल्जियम। ये देखिए बेल्जियम का यहाँ पर मैप दिख रहा है, और इस बेल्जियम कंट्री को हमारे कंट्री में हरियाणा स्टेट के साथ कंपेयर किया गया है कि इस बेल्जियम का एरिया हरियाणा जो हमारा इंडियन स्टेट है एक, उसके एरिया के बराबर है, जबकि इस बेल्जियम का पॉपुलेशन हरियाणा से हाफ है। ठीक है, तो बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है, कहां पे है? यूरोप में है, और इसका जो एरिया है वो इंडियन स्टेट हरियाणा के ऑलमोस्ट इक्वल है, जबकि इसका पॉपुलेशन हरियाणा से हाफ है। इसके अंदर बताया गया है आपको कौन कौन से इसके नेबरिंग कंट्रीज है। तो मैप में बहुत ध्यान से आप देखिएगा कौन कौन से इसके नेबरिंग कंट्रीज है। सबसे पहले इसके जो नॉर्दर्न साइड में है, ये यहां पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नीदरलैंड। ठीक है, फिर इसके ईस्टर्न साइड में यहां पे एक कंट्री आपको दिख रहा है, ये देखिए जर्मनी। ठीक है, तो दो नेबरिंग कंट्रीज अभी तक इसके हो गए। आपके जो साउथ साइड में है, ठीक है, बेल्जियम के साउथ साइड में देखो जो ग्रीन वाला यहाँ पे एरिया है वो पूरा बेल्जियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेल्जियम के नीचे साउथ साइड में क्या है? एक छोटा सा कंट्री है लग्जमबर्ग। और बेल्जियम के वेस्ट में जो कंट्री है, बड़ा सा कंट्री है, ये आपका क्या है? फ्रांस, जो कि एक बहुत पॉपुलर कंट्री है। आप सब 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ के आए हो। तो फ्रांस कहाँ है भाई? फ्रांस इसके वेस्ट में है, आपका जर्मनी इसके ईस्ट में है, आपका नीदरलैंड इसके नॉर्थ में है, और आपका लग्जमबर्ग इसके साउथ में है। ये चारों नेबरिंग कंट्रीज आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चंस कभी कभी बना के पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ बेल्जियम। तीन आपको सही ऑप्शन देगा, उनमें से एक जो होगा वो इनकरेक्ट होगा, और वही आपको पहचानना होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा नेबरिंग कंट्रीज क्या है। अब देखो, अगर बेल्जियम के नेबरिंग कंट्रीज ये सारे हैं, तो बेल्जियम के जितने भी लोग थे ना वहां पे इन कंट्रीज का इंफ्लुएंस था। मतलब कि बेल्जियम में जितने भी लोग रह रहे थे वो मेनली डच, जर्मन और फ्रेंच, ये तीन डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे। ठीक है, जितने भी लोग बेल्जियम के अंदर रह रहे थे वो मेनली तीन लैंग्वेजेस बोलते थे। वो कौन कौन से लैंग्वेज? डच, फिर जर्मन एंड फ्रेंच। ये तीन अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग बेल्जियम में रहते थे। ये देखिए तीन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते थे, जो कि था डच, फ्रेंच एंड जर्मन। अब अक्सर बच्चे लैंग्वेजेस भूल जाते हैं, तो आपको इसको याद कैसे रखना है? देखिए मेरे पास एक ट्रिक है इसके लिए। तो आप सभी ने केजीएफ मूवी तो देखी होगी, तो केजीएफ से आपको याद रख लेना है, केजीएफ का छोटा भाई है यहाँ पे डीजीएफ। ठीक है, डीजीएफ, डी से है डच,
जी से है सर जर्मन, और एफ से क्या है सर फ्रेंच। यानी बेल्जियम में 3 लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते थे, जो कि डच, जर्मन और फ्रेंच भाषा बोलते थे। ठीक है, अब आइए देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे यहां पे, ये देखो, ये बेल्जियम का यहां मैप में रिप्रेजेंट करवाया गया है आपको कि ये जो ब्लू पार्ट है, इस नॉर्दर्न पार्ट में कौन से लोग रह रहे थे। वैसे लोग रह रहे थे जो कि डच बोलते थे, यानी कि डच भाषा बोलते थे। और वो पूरे पॉपुलेशन का कितना परसेंट ऑक्यूपाई करते थे, तो 59%, यानी 59% ऐसे लोग थे जो कि डच भाषा बोलते थे, डच लैंग्वेज बोलते थे। और वो कौन सा पार्ट के अंदर रहते थे, वो देखो, ये नॉर्दर्न जो पार्ट है आपका, नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, इस रीजन को नाम दिया गया है फ्लेमिश रीजन। इस रीजन को आपका नाम दिया गया है, कौन सा रीजन, फ्लेमिश रीजन। ठीक है, जैसा कि आपको मैप में याद था, देखो कि बेल्जियम के जो नॉर्थ में कौन सा कंट्री था, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो बेल्जियम के नॉर्थ में कौन सा कंट्री था आपका, नीदरलैंड। और नीदरलैंड का जो नेटिव लैंग्वेज है वो है डच। ठीक है, जैसे इंडिया, इंडिया में मेजरली कौन सा भाषा बोला जाता है, तो आप देखोगे हिंदी बोला जाता है, या इंडिया के लोगों को इंडियन कहते हैं। उसी तरह से नीदरलैंड के लोगों को डच कहते हैं, वहां के भाषा को डच कहते हैं। तो इस नीदरलैंड का इन्फ्लुएंस था काफी बेल्जियम के नॉर्दर्न साइड में, और वहां के लोग कौन सा भाषा बोलते थे, सो डच बोलते थे। और पूरे पॉपुलेशन का कितना परसेंट लोग डच भाषा बोलते थे, तो वो 59% था। ठीक है, अब देखो यहां पे, उसके बाद जो नीचे बचा हुआ पार्ट है आपका, सेंट्रल पार्ट हो गया आपका, और जो सदर्न पार्ट हो गया, यहां पे वो लोग रहते थे जो फ्रेंच भाषा बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। देखो, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, इस कंप्लीट एरिया में वो लोग रहते थे जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। और पूरे पॉपुलेशन का वो कितना परसेंट ऑक्यूपाई करते थे, वो 40% ऑक्यूपाई करते थे। ठीक है, मतलब जितने भी लोग रह रहे हैं, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया गया है बेल्जियम का पॉपुलेशन क्लोज टू 1 करोड़। तो 1 करोड़ में से 40% यानी 40 लाख वैसे पीपल थे जो इस एरिया में रहते थे। और इस एरिया में कौन सा भाषा बोलते थे भैया, इस एरिया में तो रहते थे, लेकिन वो कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, तो वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, अब देखिए, इस रीजन को भी नाम दिया गया है, और इस रीजन को नाम दिया गया है वलोनिया रीजन या वलून रीजन। ठीक है, काफी बुक्स में आपको मिल जाएगा वलोनिया, एनसीईआरटी में आपका वलोनिया रीजन लिखा हुआ है। तो एग्जाम्स में ये आपको पूछता है कि जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो कौन से रीजन में रहते थे, तो आपको याद रखना है कि वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे। देखो, डच पीपल है लेकिन फ्लेमिश रीजन में। ठीक है, उल्टा आप याद रखोगे, उल्टा, एफ से फ्रेंच होता है ना, तो एफ से फ्लेमिश, लेकिन उल्टा यहाँ पे डच पीपल फ्लेमिश रीजन में। और आपका फ्रेंच बोलने वाले लोग कहाँ रहते थे, तो वेलोनिया रीजन में रहते थे। अब देखो, आप मैप में अगर ध्यान से देखोगे तो आपका बेल्जियम के इस साइड, ईस्ट साइड में क्या था, जर्मनी था। तो जो जर्मन स्पीकिंग पीपल थे वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड थे, वो आपका देखो इस एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड थे, ईस्ट साइड में। ठीक है, और पूरे पॉपुलेशन के कितने परसेंट लोग थे जो बोलते थे भैया जर्मन लैंग्वेज, तो 1%। ठीक है, 1% ऐसे लोग थे जो कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। तो ये है आपका एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, यानी बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन। क्या होता है ये वर्ड एथनिक का मतलब, तो आपके बुक में स्पेशली एथनिक वर्ड को डिस्क्राइब किया गया है एनसीईआरटी में, जब आप रीड करोगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए, एथनिक मीन्स जब एक सोसाइटी में, जब एक समाज में कल्चर के बेसिस पे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बटा हुआ हो। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसे लोग जिनके पास कोई शेयर्ड कल्चर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर समाज में ऐसे लोग रह रहे हैं जिन लोगों का मान लेते हैं जो लैंग्वेज है वो सेम हो सकता है, या फिर उनका क्या हो सकता है, कोई ट्रेडिशन सेम हो सकता है, या फिर उनका क्या हो सकता है कि जो पहनने का तरीका है, वेशभूषा है, वो सेम हो सकता है। तो जब भी ऐसे लोग जिनके बीच में कुछ ना कुछ शेयरिंग हो कल्चर को लेके, ठीक है, या ट्रेडिशन को लेके, या फिर लैंग्वेज को लेके, तो उस तरह के लोग एक ही ग्रुप के कहलाते हैं, या फिर अपने आप को एक ही ग्रुप में एसोसिएट करते हो। अब सोचो कि आप जिस तरह का मान लो वेशभूषा पहने हुए, आपका जो कॉस्ट्यूम्स है, कॉस्ट्यूम नहीं, आपका जो पहनावा है, अगर आप सेम पहनावा किसी बाकी लोगों के साथ देखते हो या बाकी लोगों को देखते हो, तो आपको लगेगा ना ये तो हमारे जैसा ही है या हमारे कम्युनिटी से ही बिलोंग करता है। तो इसी लिए जो पूरा बेल्जियम था उसके अंदर 3
मेजर सोशल ग्रुप्स बटे हुए थे। वैसे लोग जो डच बोलते थे, तो जितने भी दूसरे डच बोलने वाले लोग होंगे वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और वो आपस में एक एथनिक ग्रुप बनाएगा। फिर जितने भी फ्रेंच बोलने वाले लोग थे वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और उनका जो ग्रुप है वो दूसरा एथनिक ग्रुप कहलाएगा। आई होप एथनिक वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन जब भी आपसे पूछेगा तो आपको क्या बताना है कि बेल्जियम के अंदर 3 मेजर ग्रुप्स थे, सोशल ग्रुप्स थे, जिसमें पहला डच बोलने वाले लोग थे, दूसरा फ्रेंच बोलने वाले लोग थे और तीसरा जर्मन बोलने वाले लोग थे। और क्या परसेंटेज था इनका? तो 59% डच बोलने वाले लोग थे। देखो 59% आपका डच बोलने वाले लोग थे, 40% आपका फ्रेंच बोलने वाले लोग थे और 1% बचा हुआ जर्मन बोलने वाले लोग थे। ठीक है, ये तो बात रहा पूरे कंट्री के बारे में। ठीक है, ये तो पूरे कंट्री के बारे में बात रहा। लेकिन बेल्जियम का जो कैपिटल था, बेल्जियम कंट्री, उसका कैपिटल जो था जिसका नाम था ब्रसल्स। आप देखो ब्रसल्स, ये देखिए यहां पे ब्रसल्स, यहां पे कुछ दूसरा ही सीन था। कैसे? जहां पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में ज्यादा परसेंटेज में कौन लोग रह रहे थे? देखो ज्यादा परसेंट में कौन से लोग रह रहे हैं? ज्यादा परसेंट में डच बोलने वाले लोग रह रहे हैं, 40% आपके फ्रेंच बोलने वाले लोग रह रहे हैं। यानी कि मेजॉरिटी में है आपका डच स्पीकिंग पीपल और माइनॉरिटी में है आपका फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। और जर्मन स्पीकिंग पीपल तो वो तो और भी माइनॉरिटी में है, बेचारा 1% के साथ है। ठीक है, लेकिन इसका जो कैपिटल सिटी था वहां पे हाल बिल्कुल उल्टा था। कैसे? तो ये जो ब्रसल्स था इसके अंदर मेजॉरिटी के अंदर वैसे लोग थे जो फ्रेंच भाषा बोलते थे 80%, और 20% ऐसे लोग थे जो कौन सा भाषा बोलते थे? वो डच भाषा बोलते थे। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि बेल्जियम के अंदर कैसे कैसे ग्रुप्स में लोग बटे हुए थे। तो पूरे कंट्री में 3 तरह के लोग रहते थे, 3 डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते थे, जो कि क्या था मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया। तो DGF से याद रखोगे आप। D से डच हो गया, G से जर्मन हो गया और F से फ्रेंच हो गया। ठीक है, लेकिन इसके कैपिटल जिसका नाम था ब्रसल्स, उसके अंदर बिल्कुल हाल उल्टा था। यहां पे मेजॉरिटी में फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते थे और माइनॉरिटी में डच बोलने वाले लोग रहते थे। आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। देखो ये इसका कैपिटल है बेल्जियम, और बेल्जियम सॉरी ये इसका कैपिटल है ब्रसल्स बेल्जियम का, और यहाँ पे इस तरह से पॉपुलेशन डिवाइडेड है। 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% लोग डच डच बोल रहे हैं। ठीक है, डच स्पीकिंग पीपल थे। सो यहां पे हमारे पास अब बात आता है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो प्रॉस्परस थे, वो रिच थे। ठीक है, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, जो आपके लोग माइनॉरिटी में थे, ज्यादा तो मेजॉरिटी था किसका? डच का, लेकिन माइनॉरिटी में जो पीपल थे यानी कि फ्रेंच, वो थोड़े प्रॉस्परस थे, वो थोड़े रिच थे। तो रिच होने की वजह से क्या था, उनके पास एजुकेशन जल्दी आया, पैसा है तो एजुकेशन वगैरह जितने भी बाकी सारे फैसिलिटीज वगैरह है वो लोगों के पास पहले आया। और जो यहाँ डच स्पीकिंग पीपल है उनको काफी देर से मौका मिला। तो यहाँ पे क्या होने लगा कि जो मेजॉरिटी के अंदर लोग थे डच स्पीकिंग पीपल, वो फ्रेंच वाले से थोड़ा सा भैया जेलेसी वाला फैक्टर उनके बीच में आ गया कि हम लोग तो मेजॉरिटी में हैं और हमें सारी अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिल नहीं रही है, हमें एजुकेशन वगैरह मिल नहीं रहा है और इनको मिल रहा है। तो जब भी आप देखोगे इतने सारे डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं तो उनके बीच में क्या होता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आता है। ठीक है ना, इतने सारे अलग अलग ओपिनियंस। आप अपने घर का एग्जांपल ही देखो कि आप आपके भाई या आपके बहन होंगे, क्या उन सभी का पसंद एक ही होता है? बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई एक्स काम करने का कोशिश करोगे तो भाई आपका वाई काम करने का कोशिश करेगा, बहन कोई जेड काम करने का कोशिश करेगा। तो उसी तरह से बेल्जियम के अंदर भी जितने भी डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के लोग रह रहे थे उनके बीच में भैया कॉन्फ्लिक्ट्स होना स्वाभाविक सी बात है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जब बढ़ने लगा तो बेल्जियम ने कुछ कुछ चेंजेस किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, बेल्जियम कंट्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए, और इस चेंजेस की वजह से क्या हुआ वो अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया हो, कहानी में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। ठीक है, आप कमेंट में मुझे बताना कि क्या आपको बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है वो क्लियरली समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, क्लियर है आपको? चलिए, अब बेल्जियम में सभी लोग पीसफुली रहे इसके लिए वहां के गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, इसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग श्रीलंका के केस स्टडी को समझ लेते हैं
कि श्रीलंका में कितने तरह के लोग रहते थे, कितने डाइवर्सिटी के लोग रहते थे, वहां का एथनिक कंपोजिशन क्या था, ठीक है, और वहां पे कौन कौन से स्टेप्स लिए गए वहां की गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद हम लोग वापस आएंगे और फिर बेल्जियम के स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। सो देखो, बेल्जियम के बाद जो नेक्स्ट कंट्री आता है वो हमारे सामने, वो है श्रीलंका। श्रीलंका एक छोटा सा कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है और भारत के जस्ट नीचे लाई करता है, इंडिया के जस्ट नीचे लाई करता है, ठीक है। ये एक आइलैंड नेशन है, साउथ एशिया में लाई कर रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन इसका लगभग 2 करोड़ के आसपास है, जस्ट इक्वल टू हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में भी आपका पॉपुलेशन 2 से 3 करोड़ के बीच में लाई कर रहा है, पुराना डेटा के हिसाब से यहाँ 2 करोड़ दिया हुआ है, और आपका श्रीलंका में भी ये पॉपुलेशन 2 करोड़ है। तो ये भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसको इंडिपेंडेंस इंडिया के जस्ट 1 साल बाद यानी कि 1948 में हासिल होता है। हमें इंडिपेंडेंस कब मिलता है, तो आप सभी को पता है हमारा इंडिपेंडेंस कब है, वो 1947 में है, और श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब होता है, 1948। ये आप इसको याद रखना, ठीक है। अब हमें पढ़ना है, देखो कि इस श्रीलंका कंट्री में कितने डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते थे और उनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुआ कि नहीं हुआ। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा था तो क्या सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए इस चीज से बाहर निकलने के लिए, उसको हमें डील करना है। आइए देखते हैं। तो एथनिक कंपोजिशन किस हिसाब से बटा हुआ था, तो मेजरली श्रीलंका में 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते थे। पहला सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग और दूसरा तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग। सिन्हाला क्या है, तो सिन्हाला यहाँ का ओरिजिनल या नेटिव लैंग्वेज हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है। श्रीलंका का नेटिव लैंग्वेज जो है सिन्हाला, ठीक है। और दूसरा कौन सा भैया, तमिल, ठीक है। जितने भी लोग आपके पॉपुलेशन में थे उनमें से मेजॉरिटी लोग कौन सा भाषा बोलते थे, सिन्हाला, यानी उनका मेजॉरिटी कितने के साथ था, 74% ऑफ द पीपल जो थे वो कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, सिन्हाला। और 18% ऐसे लोग थे, 18% ऐसे लोग थे जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे। तो पूरा श्रीलंका का पॉपुलेशन मेजरली 2 लैंग्वेज ग्रुप्स में बटा हुआ था, एक आपका सिन्हाला जो कि 74% में था और दूसरा आपका तमिल भाषा यानी तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, वो कितने परसेंट में थे, 18% में थे। अब इसके अंदर भी सब डिवीजन था। तमिल बोलने वाले लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, पहला इंडियन तमिल्स और दूसरा श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स वो तमिल्स थे, या वैसे श्रीलंका के लोग जो ओरिजिनली तमिल शुरू से बोलते आ रहे हैं, ठीक है। श्रीलंका के वैसे लोग, श्रीलंका के नेटिव पीपल जो तमिल बोलते थे, और दूसरे वैसे लोग थे जिनके फोर फादर्स यानी दादा परदादा वगैरह भारत से श्रीलंका में आए थे काम की तलाश में, यानी कि अंग्रेज पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड में प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में लाए गए थे कुछ भारतीय। तो उनके जनरेशन जो है वो श्रीलंका में ही बस गए, तो वो लोग तमिल बोलते थे। तो यहाँ पे उनका डिवीजन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 18% टोटल पॉपुलेशन आपका तमिल बोलता था, जो कि 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड था, पहला श्रीलंकन तमिल्स और दूसरा इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स का पॉपुलेशन ज्यादा था 13% और इंडियन तमिल्स का पॉपुलेशन था 5%, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब देखो यहां पे मेजर लैंग्वेज ग्रुप्स, तो मेजर एथनिक ग्रुप्स जो है वो है 2 थे, सिन्हाला भाषा बोलने वाले और तमिल भाषा बोलने वाले, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो दोनों ही भाषा बोलते थे, ठीक है, और उनका परसेंटेज कितना था, 7%, ठीक है। आपको समझ में आया। कुछ ऐसे भी परसेंटेज के लोग थे, मतलब कुछ ऐसे भी लोग थे जो दोनों ही भाषा बोलते थे, सिन्हाला भाषा भी बोलते थे और तमिल भाषा भी बोलते थे, और उनका परसेंटेज कितना था, 7%। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल भी क्लियर है। अब आप हो सके ये सोच रहे हो कि सर यहाँ पे क्रिश्चियंस क्यों लिखा हुआ है और आप 7% इसे बता रहे हो कि 7% दोनों भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो 1 मिनट के टाइम में अभी मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, तो जितने भी वैसे लोग जो सिन्हाला भाषा बोलते थे उनका मेजर जो यानी उनके द्वारा अपनाया गया जो रिलीजन था, रिलीजन यानी कि धर्म, ठीक है, वो कौन सा धर्म अपनाते थे, तो बुद्धिस्ट धर्म को। सारे लोग नहीं, ठीक है, जितने भी सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग थे उनमें से सारे पीपल नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का जो रिलीजन था वो कौन सा था, बुद्धिस्ट। अब देखो वैसे लोग जो तमिल भाषा बोलते थे उनका रिलीजन क्या था, तो उनका रिलीजन आपका हिंदू और मुस्लिम दोनों का था, हिंदू और मुस्लिम दोनों था, ठीक है। मुस्लिम
और हिंदू दोनों। और 7% वो लोग जो सिन्हाला और तमिल भाषा दोनों बोलते हैं, उनका रिलीजन था क्रिश्चियनिटी। ठीक है, वो कौन सा धर्म को अपनाते थे? क्रिश्चियन धर्म को वो फॉलो करते थे। यहां पे हो गया आपका बेल्जियम सॉरी श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन कंप्लीट। एथनिक कंपोजिशन मतलब कि एक देश के अंदर कितने अलग अलग सोशल ग्रुप्स रह रहे हैं। ठीक है, ये सोशल ग्रुप्स किस बेसिस पे है? तो शेयर्ड कल्चर के बेसिस पे, यानी कि वैसा ग्रुप जिन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ कल्चर में सेम है। तो यहाँ लोगों के बीच में क्या सेम था? तो वो कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये सेम था। ठीक है, आप देखो जितने भी सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग हैं वो सारे के सारे बुद्धिस्ट धर्म को नहीं अपनाते थे। उनमें से कुछ मुस्लिम भी होंगे या उनमें से कुछ और कोई दूसरे रिलीजन को भी फॉलो करते होंगे, लेकिन फिर भी वो एक सेम ग्रुप के अंदर आते थे, अपने आप को एक देखते थे। क्यों देखते थे? क्योंकि उनके बीच में एक कॉमन कड़ी था, वो था लैंग्वेज का। ठीक है, वो सभी लोग सिन्हाला भाषा बोलते थे। ठीक है, तो उसको एक ग्रुप में डाला गया है, इसको हम लोग एथनिक ग्रुप बोलते हैं। उसी तरह से हिंदी देखो, आप यहाँ पे हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, लेकिन उनका भाषा कॉमन था, क्या था? तमिल। तो वो अपने आप को एक ग्रुप के अंदर या एक ग्रुप से उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हमारा दूसरा एथनिक ग्रुप हुआ। आई होप आपको श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इस मैप को अच्छे से आपको समझना होगा, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चंस एमसीक्यू में बना देते हैं। जितने भी आपके तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे वो श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट्स में लोकेटेड थे। कहां कहां लोकेटेड थे? देखो, जो श्रीलंकन आपका तमिल था, ठीक है, श्रीलंकन तमिल था, वो कहां कहां लोकेटेड था? देखो, ये नॉर्थ हिस्सा हो गया आपका, और आपका ईस्ट ईस्ट जो हिस्सा है वहां पे श्रीलंकन तमिल्स लोकेटेड थे। और इंडियन तमिल्स देखोगे तो इंडियन तमिल्स आपके नॉर्थ में भी है, सेंटर पार्ट्स में भी और साउथ में भी है। ठीक है, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को घेरा हुआ है वो आपका कौन सा कलर है? येलो। येलो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? देखो, सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग, सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या पूछ लेता है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछता है कि श्रीलंकन तमिल्स कौन कौन से एरिया में श्रीलंका के लोकेटेड थे। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो नॉर्थन पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां पे भी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे। हम लोगों ने देखा मेजर सोशल ग्रुप्स थे आपके सिन्हाला भाषा बोलने वाले और तमिल भाषा बोलने वाले। ठीक है, अब जब इतने डिफरेंट कम्युनिटी तो था यहाँ पे, तो क्या होता है ना कि जब श्रीलंका आजाद होता है, ठीक है, 1948 में हमने देखा आजाद हुआ, उसके बाद वहां का जो गवर्नमेंट था वो कुछ ऐसे लॉज बनाने लगा, ठीक है, जो एक कम्युनिटी को फेवर कर रहा था। 1948 में श्रीलंका हो गया इंडिपेंडेंट आपका। उसके बाद जो गवर्नमेंट, नया गवर्नमेंट बना, उसके अंदर जो ज्यादातर जो लीडर्स थे वो सिन्हाला कम्युनिटी से आते थे। ठीक है, सोचने वाली बात है कि आपका पॉपुलेशन में ज्यादातर लोग रह रहे हैं वो सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो ज्यादातर जो लोग इलेक्ट होंगे इलेक्शन में वो भी कौन से कम्युनिटी से आएंगे? सिन्हाला कम्युनिटी से। ठीक है, तो ये जो जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह थे गवर्नमेंट में वो मेजरली सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे थे। तो उन्होंने क्या सोचा या उन्होंने क्या किया ये समझिए। उन्होंने कुछ ऐसे लॉज बनाने लगे जो कि सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी को फेवर कर रहे थे, यानी कि जितने भी तमिल कम्युनिटीज थे उनको इग्नोर किया जा रहा था यहाँ पे। ठीक है, आप देखो क्या हो रहा था। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे जहां पर आपका एक मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन था? तो सिन्हाला मेजॉरिटी में था, उसको फेवर किया जा रहा था यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आप देखो 1956 में एक ऐसा एक्ट पास किया गया जिसकी वजह से सिन्हाला को सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया श्रीलंका का, और तमिल को वैल्यू नहीं दिया गया। ठीक है, क्या हमने देखा कि सबसे पहले 1956 में एक ऐसा कानून पास किया गया, एक ऐसा लॉ पास करवाया गया जिसके तहत सिर्फ सिन्हाला को श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है बच्चों? ऑफिशियल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे या जिसमें जितने भी गवर्नमेंट है उसके काम उसी लैंग्वेज के अंडर होंगे। जैसे भारत के अंदर हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज दो है, ठीक है, एक है हिंदी और दूसरा है इंग्लिश। जितने भी सरकार के काम होंगे, ऑफिशियल काम होंगे, ठीक है, सरकार के ऑफिस में जो भी काम होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे आपके, आपका वो आधार कार्ड हो, आपका पैन कार्ड हो, आपका पासबुक हो, ठीक है, या कुछ भी हो, वो आपको दो लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला हिंदी और दूसरा इंग्लिश। तो यहाँ पे इंडिया सरकार ने क्या किया हुआ है, दो लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज में। ठीक है, ताकि कोई भी एक कम्युनिटी जो है उसको ये फील ना हो कि उसका
लैंग्वेज को एक्सेप्ट यहाँ नहीं किया गया है। ठीक है, आप देखो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो इंडिया में है वो हिंदी बोलता है, तो हिंदी को अपनाया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, जो आपका सदर्न पार्ट्स है, ये जो आपका ईस्टर्न पार्ट्स है, वहां पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, तो उन सभी के बदले या उन सभी के लिए एक कॉमन लैंग्वेज रख दिया गया है इंग्लिश। ठीक है, जो सभी को एक्सेप्टेबल है। क्लियर? लेकिन यहाँ श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज को पूरे श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, तो जिसकी वजह से जितने भी तमिल पीपल थे उन्हें एलिनेशन का फीलिंग महसूस होने लगा, या उनको ऐसा महसूस होने लगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, ये सबसे पहला आप पॉइंट याद रखोगे। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है जो आपके बुक में अलग से ग्लॉसरी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, कॉर्नर में आप देखोगे ना, डेफिनेशन मिलेगा वहां पे, ये वर्ड है, देखो क्या है ये वर्ड, मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेजोरिटेरियनिज्म एक ऐसा बिलीव है, ये एक ऐसा सोच है जो कहता है कि अगर एक कम्युनिटी, एक कंट्री के अंदर जो लोग मेजोरिटी में है, कंट्री उन्हीं के अकॉर्डिंग रूल होना चाहिए। ठीक है, माइनॉरिटी के फेवर में कोई भी काम वगैरह नहीं होना चाहिए। पूरा कंट्री कैसे रूल होना चाहिए, तो जो मेजोरिटी कहेगा या जो मेजोरिटी के फेवर में होगा उसी अकॉर्डिंग रूल होना चाहिए एक कंट्री। इस बिलीफ को हम लोग बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। क्लियर? तो श्रीलंका में जब गवर्नमेंट बना, उस गवर्नमेंट में ज्यादातर लोग थे सिन्हाला कम्युनिटी के, तो उनके माइंड में भी ये बिलीफ आया कि हमारा कंट्री है, हम लोग मेजोरिटी में है, तो कंट्री किस अकॉर्डिंग रूल होना चाहिए, तो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग रूल होना चाहिए। वो सारे लॉज बनने लगेंगे जो मेजोरिटी को फेवर करेंगे। तो ऐसा ही श्रीलंका में हो रहा था, और उनमें सबसे पहला स्टेप आपको याद रखना है कि सिन्हाला को क्या बना दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तमिल लैंग्वेज को बिल्कुल भी यहाँ वैल्यू नहीं दिया गया। देखो उसके बाद क्या होने लगा, जितने भी वैसे लोग थे, सिटीजन्स थे जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, उनको रिजर्वेशंस वगैरह मिलने लगा। ठीक है, वो गवर्नमेंट जॉब्स हो या यूनिवर्सिटी हो, उनको प्रिफर किया जाता था। मतलब आप समझो एक ऐसा कैंडिडेट है, एक ऐसा बच्चा है जो तमिल भाषा बोलता है, और एक ऐसा बच्चा है जो आपका सिन्हाला भाषा बोलता है, उन दोनों को किसी एक कॉलेज में एडमिशन करवाना है, तो सरकार या उस कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सबसे पहले सिन्हाला वाला लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे को एडमिशन दे। ठीक है, इस तरह से प्रिफर किया जाता था यूनिवर्सिटीज वगैरह में एडमिशंस के लिए। जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे पहले किसको प्रिफर किया जाएगा, किस बच्चे को चुना जाएगा, किस कैंडिडेट को चुना जाएगा, तो जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलता है उस कैंडिडेट को चुना जाएगा। ठीक है, इसको पॉइंट 2 में याद रखना है आपको। थर्ड, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है श्रीलंका का, उसको चेंज किया गया, अमेंड किया गया। देखो यहाँ पे अमेंड मतलब चेंज किया गया, और नया रूल क्या बनाया गया कि जो श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका एज अ कंट्री बुद्धिज्म रिलीजन को फेवर करेगी, यानी बुद्धिज्म रिलीजन को फैलाएगी, प्रचार करवाएगी, प्रसार करवाएगी, उसका प्रोटेक्ट करेगी उसको। ठीक है, आपको देखो फिर अलग से जितने भी वैसे लोग जो हिंदू थे या जो मुस्लिम थे, उनके बारे में यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया, उसको डिसरिगार्ड कर दिया गया, और सिर्फ जो आपका कंट्री था वो बुद्धिज्म रिलीजन को ही प्रोटेक्ट करेगी। क्लियर? तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे थे जिसके वजह से जितने भी तमिल स्पीकिंग पीपल था या थे, तमिल स्पीकिंग पीपल थे, उनको यहाँ डिस्क्रिमिनेशन का फीलिंग होने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो गवर्नमेंट हमारा है वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, हमारे साथ गलत कर रहा है, हमें जॉब्स वगैरह में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। ठीक है, देखिए तमिल, तो ये हमारा बच्चा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सॉरी ये जो बच्ची दिख रही है, ये आप समझो तमिल की तरह है। बाकी सारे जो बच्चे हैं वो आपका साथ में डिस्कशन कर रहे हैं या साथ में फ्रेंडली बात कर रहे हैं, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, साइड कर दिया गया है। इसको यहाँ पे इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो उसी तरह से श्रीलंका में किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो श्रीलंका में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था आपको तमिल्स के साथ। ठीक है, तमिल्स पीपल्स को आइसोलेट लगने लगा या एलिनेट लगने लगा, उन्हें लगने लगा कि हमारे लिए तो कोई काम ही नहीं कर रहा। उन्हें लगने लगा कि कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है जो हमारे कल्चर या हमारे रिलीजन के बारे में सोचता हो। उन्हें ऐसा लगने लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वल राइट्स वगैरह नहीं दे रहा है। ठीक है, उन्हें लगने लगा कि हमें जॉब्स वगैरह में या बाकी अपॉर्चुनिटीज में इक्वल राइट नहीं मिल रहे हैं, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। ठीक है, हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। ऐसा किसे फील होने लगा, तो तमिल स्पीकिंग पीपल को ऐसा फील हो रहा था। ठीक है, एग्जाम्स में आपके क्या क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट वेयर द मेजोरिटेरियन मेजर्स टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट
1948 में आजाद होने के बाद या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस की जो नया गवर्नमेंट बना उसने कौन कौन से ऐसे कदम उठाए जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को फेवर कर रहा था। तो आपको ये चारों पॉइंट्स, जो पीछे चारों पॉइंट्स है, ये आपको लिखना है। कौन कौन सा पॉइंट है? सबसे पहला, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज वगैरह में गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सिन्हा लोगों को आपका ज्यादा प्रिफर किया जाता था। थर्ड आपका कौन सा पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन अब सिर्फ बुद्धिस्ट धर्म को क्या करता था? प्रोटेक्ट कर रहा था। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स लिखने हैं। तो देखो नेक्स्ट हमने देखा क्या कि तमिल लोगों को कैसा फील होने लगा? तमिल लोगों को फील होने लगा डिस्क्रिमिनेटेड। तो तमिल लोगों ने क्या किया फिर इसके बाद? तो तमिल जितने भी लोग थे उन्होंने सरकार के खिलाफ मतलब अपना अपना राइट्स पाने के लिए वो डिमांड करने लगे सरकार से कि हमें भी अपना इक्वल राइट्स तो मिलना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हमें अपना इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। तमिल लोगों ने कुछ डिमांड्स रखा गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, तो उनके मेजर डिमांड्स क्या थे? तो श्रीलंकन तमिल ने सबसे पहले तो स्ट्रगल किया। ठीक है, कैसे? तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने खुद के पॉलिटिकल पार्टीज बनाना शुरू कर दिए। पॉलिटिकल पार्टीज बनाना शुरू किए तो वो इलेक्शंस में जीतते थे और गवर्नमेंट का पार्ट बनते थे। ठीक है, और वहां पे गवर्नमेंट से ये मांग करते थे कि देखो तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। ठीक है, सिन्हाला को तो आपने बना दिया है भैया ऑफिशियल लैंग्वेज, अब तमिल वाले लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो तमिल भाषा है उसको भी आप क्या बना दो ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये तीन डिमांड्स आपको याद रखना है। ये जो डिमांड्स है वो भी आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। सबसे पहला डिमांड क्या था कि तमिल लोग बोल रहे थे कि तमिल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो भाई, प्लीज बना दो। ठीक है, उसके बाद उन्हें रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए था। रीजनल ऑटोनॉमी मीन्स वैसे क्षेत्र जहां पे तमिल वाले लोग ज्यादा रह रहे थे उस एरिया में कंट्रोल उसी को दे दिया जाए। ठीक है, यानी कि आपको याद होना चाहिए मैप में आपने देखा था, मैप में आपने क्या देखा था? देखो कि जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं वो कौन से एरिया में रह रहे हैं? वो नॉर्थ पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट्स में रह रहे हैं। तो इन पार्ट्स के अंदर एक स्पेशल सरकार बनेगा जो कि कौन रूल करेगा? जहां पे तमिल गवर्नमेंट ही होगा, यानी वैसे लोगों का गवर्नमेंट होगा जो तमिल भाषा बोल रहे हैं, वही लोग इन कम्युनिटी में रूल करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं रीजनल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ रूल, खुद का रूल। ठीक है, और रीजनल मीन्स क्षेत्र, वैसे क्षेत्र वैसे एरियाज जहां पे तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं उनमें रूल भी कौन करेंगे? उन पर गवर्नमेंट किसका होगा? तो तमिल स्पीकर लोगों का होगा। ठीक है, ये इनका सेकंड डिमांड था। ओके, चलो थर्ड डिमांड देखते हैं। उन्होंने भी कहा कि भैया एजुकेशन वगैरह में और जॉब्स वगैरह में हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, जो कि अभी नहीं हो रहा था। सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोगों को जल्दी जॉब्स मिल जाती थी, यूनिवर्सिटीज वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में उनको जल्दी एडमिशन मिल जाता था। ठीक है, जल्दी इन द सेंस कि उनको पहले एडमिशन मिलता था, बाद में कोई तमिल स्पीकर के बारे में सोचा जाता था। तो ये चाहते थे तमिल लोग कि हमें भी बराबर का मौका मिले। ये तीन डिमांड्स थे, आपको देखो यहाँ पे। तो कई सालों तक तो पहले उनके बीच में भैया कॉन्फ्लिक्ट चला। ठीक है, जो तमिल लोग हैं उन्होंने काफी स्ट्रगल किया। ठीक है, काफी स्ट्रगल किया। उनको इतने आसानी से भैया डिमांड्स वगैरह जो उन्होंने रखे थे सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया एक्सेप्ट करने से, हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे भाई आपका डिमांड्स। ठीक है, तो देखो फिर बाद में क्या होता है कि जब कंट्री के मतलब तमिल्स ने, जितने भी तमिल्स थे गवर्नमेंट के सामने अपने डिमांड्स वगैरह रखे, तो गवर्नमेंट ने तो एक्सेप्ट किया नहीं। तो फिर क्या होगा आप देखो, जितने भी ग्रुप्स थे तमिल ग्रुप्स और सिन्हाला ग्रुप्स, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगा, यानी कि झगड़ा बढ़ने लगा, विवाद क्या होने लगा? बढ़ने लगा। और ये इतना हद तक आ गया कि यहाँ पे कंट्री में सिविल वॉर तक होने लगा। ठीक है, सिविल वॉर मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां पे कंट्री के अंदर ही उसके खुद के सिटीजन्स खुद में ही लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आपस में ही सिटीजन्स ही लड़ाई कर रहे हैं। इस तरह का सिचुएशन को सिविल वॉर कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 1980s आते आते कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे, मतलब जो तमिल लोग थे वो खुद का पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह फॉर्म कर रहे थे। और उन्होंने एक चीज का डिमांड कर दिया, एक चीज की मांग कर दी। वो क्या था? देखो, तमिल इलम, इंडिपेंडेंट तमिल इलम। पहले तो वो लोग रीजनल ऑटोनॉमी मांग रहे थे कि वैसे एरिया जहां पे तमिल लोग रह रहे हैं वहां पे हमारा खुद का एक सरकार बना दीजिए। लेकिन अब उन लोगों ने क्या कहा कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए जो कि तमिल का होगा। ठीक है, सेपरेट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, हमें एक स्पेशल तमिल इलम यानी कि कंट्री चाहिए। कौन कौन से पार्ट्स में? तो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स के अंदर। ठीक है,
तो सिविल वॉर्स होने लगा। सिविल वॉर की वजह से क्या हुआ, तो दोनों ही कम्युनिटीज में, दोनों ही कौन कौन सा कम्युनिटी, तो सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी में, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड एंड काउज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। काफी भैया झगड़ा हुआ, काफी लोग यहाँ मारे गए, जिसकी वजह से श्रीलंका का सोशल, कल्चरल लाइफ में काफी सेटबैक आया, यानी कि लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो श्रीलंका में हमने बात कर लिया कि कितने डिफरेंट वैरायटीज के लोग रह रहे थे, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के लोग रह रहे थे। फिर हमने देखा कि वहां का जो सरकार था, सरकार के अंदर वैसे लोग बैठे हुए थे जो सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो एक कम्युनिटी यानी सिन्हाला कम्युनिटी को फेवर कर रहा था। सिन्हाला कम्युनिटी को फेवर कर रहा था, तो जितने भी तमिल स्पीकिंग पीपल था उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो तमिल स्पीकिंग पीपल क्या किए कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दल खुद का बनाना शुरू कर दिया। खुद के पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर दिए बनाना, तो कुछ डिमांड्स उन्होंने रखा सरकार के सामने। इन डिमांड्स को सरकार ने नहीं मांगा, तो जिसके वजह से रिजल्ट क्या आया, लोगों के बीच में लड़ाइयां होने लगी, काफी हजारों संख्या में लोग मारे गए। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट था उसने पावर को शेयर करने से मना किया। ठीक है, आपको तमिल, जितने भी तमिल स्पीकिंग पीपल था उन्हें पावर नहीं देना चाहा, पावर अपने पास रखना चाहा। मेजॉरिटी कम्युनिटी, सिन्हाला कम्युनिटी ने पावर सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखना चाहा, जिसकी वजह से ये एंड रिजल्ट हमें देखने को मिला। ठीक है, सिविल वॉर तक सिचुएशन आ गई थी। अब देखो, अब हम लोग वापस आते हैं श्रीलंका केस पढ़ने के बाद बेल्जियम के केस में। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि दोनों ही कंट्री जो है आपका, बेल्जियम और श्रीलंका, ठीक है, लगभग दोनों ही कंट्री का पॉपुलेशन साइज वगैरह सेम ही है। ठीक है, तो दोनों ही कंट्री जो हमने देखा, बात किया, बेल्जियम हो या श्रीलंका हो, उसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स रह रहे हैं। हमने देखा कि बेल्जियम के अंदर डच, जर्मन, फ्रेंच, सिन्हाला और तमिल लोग रहते हैं श्रीलंका के अंदर। तो इतने सारे वैरायटीज ऑफ जब लोग रहेंगे तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, अराइज होगा। ठीक है, लड़ाइयां, छोटे मोटे मतभेद तो होंगे ही, लेकिन यहाँ पे सरकार किस तरह का फैसला लेती है उससे डिसाइड होता है कि ये जो आपस में छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़े हैं, क्या वो कोई बड़ा रूप लेती है कि नहीं लेती है। तो श्रीलंका के केस में हमने देखा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट था वो फेवर करने लगा मेजोरिटी को, या मेजोरिटी का जो गवर्नमेंट था वो अपने ही कम्युनिटी को फेवर कर रहा था, और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए और सिविल वॉर तक सिचुएशन पहुंच गया। लेकिन बेल्जियम के गवर्नमेंट ने बहुत समझदारी पूर्ण और बहुत सोच समझ के कुछ चेंजेस किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, उसे हमें पढ़ना है। देखो यहां पे ओके, आइए देखिए। ठीक है, बेल्जियम का जो गवर्नमेंट था उसने इस बात को समझा कि हमारे कंट्री में इतने सारे वैरायटीज ऑफ लोग रह रहे हैं, और इतने सारे वैरायटीज ऑफ लोग जब रहेंगे तो उनके बीच में थोड़े मोड़े टकरार तो होना स्वाभाविक है, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह राइज होना स्वाभाविक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा चेंजेस वगैरह करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये आपका बेल्जियम मॉडल के अंदर बताया गया कि पावर शेयरिंग किया गया। ठीक है, जो सरकार था उसने इस बात को समझा कि मेजॉरिटी कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी दोनों को ही पावर्स को बांट देना चाहिए, दोनों में ही पावर्स को बांट देना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, तो आपको याद रखना होगा यहां पे कि बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चार बार मेजर चेंजेस किए। ठीक है, 4 बार मेजर चेंजेस किए, और उन मेजर चेंजेस की वजह से क्या क्या फैसला निकल के आया वो देखो हमको समझना है। सबसे पहला, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग एरियाज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपको याद होगा बेल्जियम का मॉडल, बेल्जियम का मतलब एथनिक कंपोजिशन, तो आप देखोगे ज्यादातर लोग रह रहे हैं डच बोलने वाले लोग 59% में, और 40% माइनॉरिटी में कौन रह रहे हैं, फ्रेंच बोलने वाले लोग। तो आप सोचो जरा कि जब इलेक्शंस होगा तो जितने मिनिस्टर्स बनेंगे या जितने मिनिस्टर्स इलेक्ट होके आएंगे वो कौन सा कम्युनिटी से आएंगे। ठीक है, कमेंट्स में मुझे आप बताइए। ऑफकोर्स सब बात है सर, वो कौन सा कम्युनिटी से आएंगे, डच कम्युनिटी से, क्योंकि उनका पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा चांसेस है, ठीक है, ज्यादा चांसेस है कि ज्यादा मिनिस्टर्स किसके होंगे, डच कम्युनिटी के। तो जैसा कि श्रीलंका में हुआ था कि सिन्हाला मिनिस्टर्स ज्यादा थे, तो उन्होंने फिर अपने कम्युनिटी को फेवर करने लगा, ऐसे लॉज बनाने लगे।
तो ये प्रॉब्लम्स वगैरह अगर यहाँ ना आ जाए, इसलिए यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने, यहाँ की सरकार ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए। सबसे पहला चेंज क्या था कि उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितना डच एरिया से मिनिस्टर्स आएगा उतना ही फ्रेंच वाले एरिया से भी मिनिस्टर्स आएगा। तो दोनों का मिनिस्टर्स का नंबर इक्वल होगा। जब इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे तो किसी एक कम्युनिटी के फेवर में कोई भी लॉज नहीं बनेगा। ठीक है, इक्वल मिनिस्टर, सपोज कर लो 50 मिनिस्टर्स आपके डच स्पीकिंग एरिया से आ रहे हैं और 50 मिनिस्टर्स आ रहे हैं आपके फ्रेंच स्पीकिंग एरिया से। तो कोई अगर ऐसा लॉ बनना चाहा या किसी ने ऐसा लॉ बनाने का कोशिश किया जो फ्रेंच को फेवर कर रहे हैं, तो डच वाले लोग तो वहां पे मना कर देंगे इस बात को, और इस तरह का कोई भी गलत लॉ नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहला आपको चेंज याद रखना है। पहला चेंज क्या था, जितने मिनिस्टर्स आपके डच स्पीकिंग एरिया से होंगे उतने ही मिनिस्टर्स फ्रेंच स्पीकिंग एरिया से भी होंगे। सेकेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर्स लेके स्टेट गवर्नमेंट में सौंप दिया गया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट में सौंप दिया गया। क्या है इसका मतलब, देखो यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है कि मेजरली दो रीजन था। मेजरली दो रीजन में बटा हुआ था आपका बेल्जियम। ठीक है, रीजन बोलो या फिर प्रोविंस बोलो या फिर हमारे भाषा में स्टेट कह लो, जैसे इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स है आपके। तो एक तो होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री के लिए काम करता है, और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो स्पेशली उस एरिया के लिए काम करता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट था पूरे कंट्री के लिए काम करता था, और जो स्टेट गवर्नमेंट था, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एक स्टेट गवर्नमेंट होगा या एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगा जो फ्लेमिश रीजन में काम करेगा, दूसरा जो वेलोनिया रीजन में काम करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर्स लेके किनको सौंप दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को। फ्लेमिश रीजन का जो स्टेट गवर्नमेंट होगा उसके पास कुछ अपना पावर होगा, वो इस एरिया के अंदर जितना भी लॉज वगैरह बनना है या इस एरिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनके बारे में वो गवर्न करेगा। ठीक है, तो उसको अलग कर दिया गया। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अब सेंटर के अंडर नहीं रखा गया। देखो यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, सब ऑर्डिनेट मतलब होता है अंडर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं रखा गया स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया और उसको इंडिपेंडेंट कर दिया गया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग लॉ बनाएगा और स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग लॉ बनाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, देखो उसके बाद आपका यहाँ पे जो ब्रसल्स था, जो कि उसका कैपिटल सिटी था, किसका कैपिटल सिटी था, ठीक है, बेल्जियम का कैपिटल जो सिटी था, उसके अंदर तो हमने देखा था उल्टा हिसाब किताब था। कैसे सर, देखो बेल्जियम का जो कैपिटल था आपका ब्रसल्स, उसके अंदर फ्रेंच वाले लोग ज्यादा रह रहे हैं 80% पे, और डच वाले लोग कम रह रहे हैं 20% पे। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनाया गया या यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनता, सोचो वहां पे फ्रेंच मिनिस्टर ज्यादा आते हैं, और फ्रेंच मिनिस्टर ज्यादा आते तो फिर फैसला फ्रेंच कम्युनिटी के अलोंग बनता, या वैसे रूल्स बनते, वैसे लॉज बनते जो फ्रेंच कम्युनिटी को फेवर कर रहे थे। तो इसको भी यहाँ पे चेंज करके क्या किया गया कि बेल्जियम के अंदर जो ब्रसल्स के अंदर एक सेपरेट गवर्नमेंट होगा। ठीक है, कैपिटल का गवर्नमेंट होगा, इसमें भी जितने फ्रेंच वाले मिनिस्टर आएंगे उतने ही कितने मिनिस्टर आएंगे, डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स आएंगे। ठीक है, और देखो सबसे यूनिक चीज जो किसी भी कंट्री में ज्यादातर नहीं देखी जाती है, यहाँ पे एक तीसरा तरह का गवर्नमेंट फॉर्म किया गया जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या नाम था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या काम था, कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर कौन लोग वोट दे सकते थे, तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये पूरा बेल्जियम है, या छोड़ो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इसको, ये अपना बेल्जियम है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए डच पीपल रह रहे हैं, यहाँ जर्मन पीपल रह रहे हैं, यहाँ पे फ्रेंच पीपल रह रहे हैं। ठीक, तो एक ऐसा स्पेशल तरह का गवर्नमेंट बनेगा जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वोट कौन देंगे, अगर डच कम्युनिटी का गवर्नमेंट है, ठीक है, डच का कम्युनिटी गवर्नमेंट है तो सिर्फ वोट देंगे डच के पीपल। फ्रेंच का अगर कम्युनिटी गवर्नमेंट है तो सिर्फ कौन वोट देगा, फ्रेंच के पीपल। और अगर जर्मन का कम्युनिटी गवर्नमेंट है तो सिर्फ वोट कौन देगा, जर्मन के पीपल। ठीक है, और इस गवर्नमेंट का काम था कि अपने कम्युनिटी को फैलाना। जैसे कि अगर फ्रेंच का कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा तो उसका काम होगा कि फ्रेंच कम्युनिटी को कैसे फैलाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, उसके कल्चर को कैसे इंप्रूव किया जाए, या उसके कल्चर से जुड़ा हुआ कोई भी अगर लॉज बनाना है तो कैसे बनाया जाए। ये सब काम था कम्युनिटी गवर्नमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतने सारे स्टेप्स बताए गए जो बेल्जियम ने अपनाया गया। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है,
तो रियली में ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसी मॉडल की वजह से बेल्जियम में पीसफुली लोग रह रहे हैं। श्रीलंका की तरह जहां पे वहां सिविल वॉर हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बेल्जियम के अंदर, ठीक है। भले ये मॉडल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहाँ पर अभी भी लोग पीसफुली रहते हैं इस मॉडल की वजह से। तो अगर आपको क्वेश्चंस बनेगा बेल्जियम के अंदर या बेल्जियम मॉडल के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स थे, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी फ्रेंच मिनिस्टर्स आएंगे उतना ही डच मिनिस्टर्स आएंगे। सेकेंड, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर नहीं रखा गया, तो स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता था। तीसरा, आपको याद रखना है कि बेल्जियम का जो कैपिटल था ब्रसल्स, वहां पे एक स्पेशल गवर्नमेंट बनेगा जिसमें भी फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का नंबर इक्वल होगा। और चौथा और सबसे लास्ट पॉइंट, एक गवर्नमेंट बनेगा जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट में वैसे ही लोग वोट देंगे जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि एक इंसान जो फ्रेंच बोलता है और वो बेल्जियम में कहीं भी रह रहा हो, ठीक है, वो फ्रेंच के कम्युनिटी गवर्नमेंट वाले इलेक्शन में वोट दे सकता है, ठीक है, वो कहीं भी रह रहा हो। और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम था कि इस फ्रेंच कम्युनिटी से जुड़े हुए जितने भी लॉज वगैरह है उसको बनाना, ठीक। उसी तरह से अगर डच का कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगा तो एक इंसान जो बेल्जियम में कहीं भी रह रहा हो, भले वो ब्रसल्स में रह रहा हो या वो कहीं भी रह रहा हो, वो इस वाले इलेक्शन में वोट देगा, ठीक है। और डच कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या है होगा कि इसका काम होगा कि डच कम्युनिटी से जुड़े हुए जितने भी लॉज है उसको बनाना। उसी तरह से जर्मन के लिए था, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि कैसे दो कंट्रीज में, बेल्जियम और श्रीलंका में, पावर कहां शेयर किया गया, कहां पावर शेयर नहीं किया गया, ठीक है। तो हाँ, आप बताना मुझे कमेंट में कहां पावर शेयर हुआ। तो पावर शेयर हुआ बेल्जियम के अंदर, जहां पे लोग पीसफुली रहने लगे। और पावर शेयर नहीं किया गया, मेजॉरिटी लोगों ने अपना खुद का चलाया, खुद का डोमिनेंस किया, तो वहां पे सिचुएशन खराब होने लगी, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे और इस हद तक झगड़े बढ़ने लगे कि सिविल वॉर तक सिचुएशन अराइज हो गया। आई होप इन दोनों केस स्टडी के एग्जांपल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पावर शेयरिंग जरूरी है कि नहीं है, ठीक है। आंसर में मुझे बताना कमेंट में, बताओ क्या पावर शेयरिंग रियली इंपॉर्टेंट है या नहीं। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है पावर शेयरिंग। देखिए, तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो यही है कि पावर शेयरिंग जो है वो जरूरी है। इट इज डिजायरेबल इन अ डेमोक्रेसी। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग का काफी जरूरत है, काफी नीड है, काफी इसका डिजायर है, इसकी मांग है। तो देखिए क्या रीजन है इसके। तो बेसिकली आपके एनसीईआरटी ने इसे दो रीजन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा मोरल रीजन। प्रूडेंशियल मतलब थोड़ा सोचा समझा हुआ चीज, बहुत तरीके से जब लोगों ने टेस्ट किया तो जाना, ठीक है। जैसे कि आपका बेल्जियम का केस में देखो क्या करता है, आप समझो यहाँ पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। सबसे पहले पावर शेयरिंग जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस को क्या कर देता है, घटा देता है। अगर आप पावर को डिवाइड करके रख दोगे तो जितने भी अलग अलग समाज में ग्रुप्स हैं वो लड़ाई नहीं करेंगे आपस में, क्योंकि कुछ पावर पहला ग्रुप के पास है तो कुछ पावर दूसरा ग्रुप के पास भी है, कुछ पावर तीसरा ग्रुप के पास भी है। तो आपस में लड़ाई होने का चांस क्या हो जाएगा, घट जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक। सेकेंड, इसके वजह से पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबल रहता है, यानी जो सरकार बनी हुई है वो सरकार लंबे समय तक टिकेगी, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कैसे सर, इसे हमें एक्सप्लेन कीजिए। तो आप देखो समझो यहाँ पे, अगर कोई सरकार फॉर्म हो गया है, ठीक है, और वहां पे पावर किसी एक कम्युनिटी के पास है या फिर किसी एक सोशल ग्रुप्स के पास है, तो दूसरा सोशल ग्रुप जो होगा वो हमेशा डिस्क्रिमिनेटेड फील करेगा और वो हमेशा मांग करेगा या वो हमेशा कोशिश करते रहेगा कि कैसे इस गवर्नमेंट से हम लोग अलग हो या इस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाए, इस गवर्नमेंट को हटाया जाए। तो जो अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो अभी गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं, ठीक है, उनका हटने का चांस या उनको हटाए जाने का चांस भी बना रहेगा, ठीक है, आप समझे। और अगर पावर शेयर्स रहेगा तो लोग स्ट्रगल नहीं करेंगे ज्यादा, स्ट्रगल इन द सेंस कि लोग अब भैया जो सरकार है उसको हटाने की कोशिश नहीं करेगा ना, आप समझे मेरे बात को। तो पॉलिटिकल ऑर्डर का स्टेबिलिटी इससे बढ़ जाता है पावर को शेयर करने से। और तीसरा, पावर को शेयर करने से डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजंस वगैरह किए जा रहे हैं उसका आउटकम अच्छा आएगा। सर इसे एक्सप्लेन कीजिए। देखो, अगर पावर शेयरिंग हुआ रहेगा एक डेमोक्रेसी में, पावर बटा हुआ रहेगा काफी लोगों के पास,
तो सभी लोगों से कंसल्ट किया जाएगा, सभी लोगों से पूछा जाएगा किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। जब किसी भी डिसीजन को लेने से पहले काफी लोगों का कंसल्टेशन होगा, उन्होंने पूछा जाएगा, तो एक बेटर आइडिया हमें मिलेगा। रैदर अगर कोई एक इंसान या कोई एक ग्रुप ही अपने दिमाग में आया गया फैसला को अपना लेता है, ठीक है, या अपना लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग समझते हैं, देखो अगर मुझे कोई फैसला लेना होता कि आप सभी का क्लास मैं किस टाइमिंग में रखूं, ठीक है, तो मैं अगर सोच लेता हूं कि मॉर्निंग में 4 बजे का टाइम काफी अच्छा है, ठीक है, मेरे दिमाग में ये पॉइंट आया कि 4 बजे का टाइम काफी अच्छा है, मॉर्निंग में आप सभी उठोगे जल्दी तो आपका हैबिट अच्छा बनेगा, ठीक है। अगर मैं किसी से कंसल्ट नहीं करता हूं, खुद ये फैसला थोप देता हूं आप सभी पे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये फैसला बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। लेकिन अब आप बताओ कि आप में से हो सके बहुत सारे बच्चे सुबह उठ ही नहीं पाते होंगे, तो वो क्लासेस वगैरह कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, या उनको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। या फिर काफी सारे बच्चे जो काफी दूर रहते हैं, ठीक है, उन्हें आने में थोड़ा लेट हो सकता है। और यही अगर मैं काफी लोगों से कंसल्ट करता, ठीक है, यानी पावर सभी के पास होता, डिसीजन लेने का जो फैसला लेने का पावर होता वो सबके पास बटा हुआ रहता, तो अब मैं सबसे पूछता कि बताइए कि क्या टाइम 4 बजे का सही रहेगा मॉर्निंग में? तो काफी लोगों से जब हम लोग कंसल्ट करते तो एक ऐसा टाइमिंग हो सके मिलता जो सभी के लिए सही होता, ठीक है। तो एक बेटर आउटकम मिलने का चांसेस रहता है पावर शेयरिंग में, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गया कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? तो सबसे पहला, इसकी वजह से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में लड़ाई होने का चांसेस घट जाता है, इसकी वजह से बेटर आउटकम मिलता है, और इसकी वजह से पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन रहता है, ठीक है। यानी कि जो सरकार है वो सही से रूल कर रही है, कोई प्रोटेस्ट वगैरह उसके खिलाफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होगा तो कोई भी दंगा फसाद वगैरह नहीं हो रहा होगा, सरकार पीसफुली चलेगी। यहाँ पे कुछ और रीजंस बताया गया है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। तो देखो इस पॉइंट को याद रखना, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये आत्मा है, ये जान है। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है कि डेमोक्रेसी लोगों का होता है, और जब लोगों का होता है तो लोगों के बीच में पावर्स बटा हुआ होना चाहिए ना, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनके बीच में पावर बटा हुआ होना चाहिए, यही तो डेमोक्रेसी का मेन मतलब है। इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्या स्पिरिट है? तो पावर शेयरिंग ही आत्मा है, ही जान है डेमोक्रेसी की। पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड फॉर गवर्निंग प्रैक्टिसेस। देखो पीपल के पास राइट होता है ताकि उनसे कंसल्ट किया जाए कोई भी फैसला लेने से पहले। अभी हमने डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी में सभी लोगों के पास अब राइट्स होगा कि उनसे भी कोई भी फैसला लेने से पहले कंसल्ट किया जाएगा, पूछा जाएगा। और तीसरा क्या है? पावर शेयरिंग काफी वैल्यूएबल है, हम सबको पता है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो सिर्फ मतलब हम लोग ऊपर ऊपर से कह सकते हैं, और ये वो पॉइंट्स है पावर शेयरिंग के जिसे लोगों ने देखा है अप्लाई करके, तो ये समझा है, ये पॉइंट्स उन्हें मिला है, ठीक है। ये ऊपर की बातें हैं, हम सब कह सकते हैं मोरल, आपका मोरल रीजंस है जो आपको सही लगता है, ठीक है। हाँ भाई ऐसा क्यों होना चाहिए, तो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो ये सारे मोरल रीजन है। लेकिन ये वो रीजंस है जो लोगों ने अपनाए तब उन्हें ये रिजल्ट्स मिले, ठीक है। जैसे बेल्जियम के अंदर पावर शेयरिंग हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह घट गया, ठीक है। तो यहाँ पे था आपका पावर रीजंस, पावर शेयरिंग का आपका जरूरत क्या है। अब हम लोग को चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर देना है, कितने तरह से पावर को शेयर किया जाता है, ठीक है। पावर शेयरिंग का कौन कौन सा तरीका है, तो देखो सबसे पहले पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में। जैसे कि आप क्लास 9 या लोअर सेक्शन में पढ़े होंगे कि जो भी गवर्नमेंट होता है उसमें किसी एक के पास सारा पावर ना देके पावर को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में। ये कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? देखो सबसे पहला एक है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है आपका जुडिशरी। मतलब सरकार को 3 भागों में बांट दिया जाएगा। सरकार का एक पार्ट नियम बनाएगा, सरकार का दूसरा पार्ट नियमों को फॉलो करवाएगा, और सरकार का तीसरा पार्ट अगर किसी से गलती हो जाती है तो वहां पे सजा देने का काम करेगा, ठीक है। सरकार में 3 तरह से पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, सेम लेवल में डिफरेंट ऑर्गन्स, इसलिए इसे हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल शेयरिंग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं? तो ये सब सेम लेवल में होते हैं। सरकार का जितने भी ये ऑर्गन्स है, किन्हीं एक ऐसा नहीं है कि वो किसी से ऊपर है या वो नीचे है पावर में, सबका वैल्यू सेम है, सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, सेम लेवल पे लाई कर रहे हैं, पावर का वैल्यू सबका सेम है। इसको हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं, या फिर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ पावर, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। पहला क्या है? लेजिस्लेचर। तो क्या करेगा? तो ये लॉज बनाएगा। सरकार का वो पार्ट, आपको पता होगा ना इंडिया में जो आपका पार्लियामेंट है वो क्या करता है? वो लॉज बनाता है।
जिसके अंदर आपके लोकसभा के मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, वो लॉ बनाते हैं। उसके बाद आता है आपका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन होते हैं? तो आपका प्रेसिडेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर्स और आपके जितने भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो आपके एग्जीक्यूटिव में होते हैं। इनका काम है लॉज को इंप्लीमेंट करवाना, ठीक है। और तीसरा पार्ट है कोर्ट का सिस्टम पूरा, जो लॉज अगर कोई ब्रेक करता है तो उसको सजा देता है, यानी जुडिशियरी। या कोई भी डिस्प्यूट वगैरह हो गया सरकार के बीच में या सरकार और पब्लिक के बीच में, तो उसको सॉल्व करवाता है। ये देखो, तो ये किस तरह का भैया सिस्टम हुआ? ये हुआ आपका हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग, जहां पे सरकार के अलग अलग भाग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं पावर को शेयर करने का। अब इसमें क्या है और इस सिस्टम में क्या फायदा क्या है? देखो, इसको चेक एंड बैलेंस का भी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? चेक एंड बैलेंस का सिस्टम। इसमें कोई भी एक ऐसा ऑर्गन जो है वो दूसरे ऑर्गन से सुपीरियर नहीं है, हायर लेवल पे नहीं है। इसका मतलब देखो, जो एग्जीक्यूटिव है, जो आपका प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उन्होंने किस तरह से फैसला लिया है, इस चीज का जवाब उन्हें लेजिस्लेचर में देना पड़ता है, ठीक है। या फिर जो एग्जीक्यूटिव है वो किस तरह से काम कर रहा है, या कोई नया कोई लॉ बनाया लेजिस्लेचर, तो वो सही है या गलत है, इस चीज का जवाब उसे जुडिशियरी को देना पड़ता है। तो आप देख रहे हो, हर एक जो ऑर्गन है वो दूसरे के ऊपर कंट्रोल बनाए रखा है, ठीक है, कंट्रोल बना के रखा है। इसलिए इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, एक दूसरे पे कंट्रोल, नियंत्रण बनाए रखना, ताकि कोई भी ऑर्गन ज्यादा पावर को यूटिलाइज ना करे या फिर पावर को मिसयूज ना कर सके, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इसको हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं कि पावर्स को कैसे डिफरेंट ऑर्गन्स में बांटा गया। सेकेंड देखो, सेकेंड आपका क्या है? पावर जो होता है वो अलग अलग लेवल्स में बांटे गए हैं, यानी कि एक ज्यादा पावरफुल होगा, एक उसके नीचे लेवल वाला कम पावरफुल होगा, और उसके नीचे लेवल वाला उससे भी कम पावरफुल होगा। तो इस तरह का पावर शेयरिंग को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। देखो, इंडिया के अंदर ऐसे 3 डिफरेंट लेवल्स में पावर को बांटा गया है। सबसे पहला, पूरे कंट्री के लिए जो लॉ बनाएगा उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद जितने भी प्रोविंस है, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, 28 स्टेट्स है, आप सभी को पता है, उन सभी का अपना अपना गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट, जो कि थोड़ा कम पावरफुल होगा एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट में। और सबसे लास्ट में लोकल गवर्नमेंट, मतलब जितने भी आपके, अगर शहर में हो तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह, और गांव में अगर आप रह रहे हो तो पंचायत सिस्टम्स वगैरह जो होंगी वो लोकल गवर्नमेंट में आती है, उनका पावर और कम होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक के नीचे एक है, एक के नीचे एक है, यानी कि सबसे सुपीरियर, उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ये डिफरेंट लेवल्स में यहाँ बांटा गया है। इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन। कैसा डिवीजन बोलते हैं हम लोग? वर्टिकल। वर्टिकल लाइन आपको समझ में आता है ना, ऊपर से नीचे की ओर। और हॉरिजॉन्टल में हमने क्या देखा था? एक ही लेवल पे अलग अलग पार्ट्स। देखो, एक ही लेवल पे, वहां पे एक ही लेवल में थे सारे, और यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, यानी ऊपर वाला ज्यादा पावरफुल, उससे नीचे वाला कम पावरफुल, और उससे और नीचे वाला उससे भी कम पावरफुल। तो यहाँ पावर को शेयर करने का ये दूसरा तरीका था, ठीक है। अब पावर को शेयर करने का तीसरा तरीका क्या है कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर्स को बांट दिया जाए, ठीक है। अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर बांट दिया जाए, इसका क्या मतलब है? बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था, ये इसका बेस्ट एग्जांपल था। जैसे हमने देखा था कि डच डच स्पीकिंग पीपल का भी एक गवर्नमेंट होगा, ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का भी एक गवर्नमेंट होगा, और जर्मन स्पीकिंग पीपल का भी एक गवर्नमेंट होगा। तो जितने भी सोसाइटी में, यानी जितने भी समाज में आपके अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, उनके बीच में पावर को डिवाइड कर दिया गया। इंडिया में हम लोग कैसे देख सकते हैं? तो इंडिया में आप देखोगे तो जो आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, ठीक है, या सोशली वीकर सेक्शंस हैं, जो आपके SC STs वगैरह हो गए, या फिर अगर वुमेन्स वगैरह हो गई, तो उनको भी आपका रिजर्वेशन मिलता है लेजिस्लेचर में, ठीक है। उनको भी दिया गया है कि भैया आपको भी पावर यहाँ पे मिल रहा है, लेजिस्लेचर में उनको अपनाया गया है, उनको भी पावर दिया जाता है। और जो चौथा फॉर्म है पावर शेयरिंग का, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर को शेयरिंग करने का, या फिर प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट्स के बीच में, ठीक है। तो ये क्या है पावर शेयरिंग का लास्ट तरीका क्या है? आप देखो, समझो कि इंडिया में कई सारे पार्टीज है जैसे, और वो कई सारे पार्टीज जब इलेक्शन में लड़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है, किसी एक पार्टी को कंप्लीटली मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स नहीं मिलता है, तो वहां पे 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती है। और इस तरह गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताना जरूर, ठीक है। तो इस तरह गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट के बीच में क्या होता है, किसी एक पार्टी के पास सारा पावर नहीं रहेगा, क्योंकि उसका गवर्नमेंट नहीं रहेगा। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर क्या होता है? बटा हुआ होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? तो इतने सारे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। हमने देखा कि भाई एग्जीक्यूटिव था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है।
उसके बाद देखा सेंट्रल, स्टेट और लोकल, ये आपका वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग है। फिर अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग, ठीक है, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर को शेयर किया जाता है। तो इस तरह से आपका चैप्टर हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई पार्ट में आपको प्रॉब्लम हुई है, समझने में दिक्कत हुआ है, तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर इस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए या फिर ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका ये चैप्टर जो आपने कंप्लीट किया है वो बिल्कुल ही अच्छे तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए, तो लिंक में दिया गया होगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से आप डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।